सलाम सामईन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें दो बातें बताती है। पहली बात ये कि इर्तिकाफ फितरत में मौजूद एक कुदरती अमल है जिसके जरिए जिंदगी अपनी शक्ल तब्दील करती रहती है, और दूसरी बात ये कि जमीन पर मौजूद तमाम जानदार एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, और अगर हम माजी में बहुत पीछे जाएं तो तमाम जानदारों का नस्ल आपस में जुड़ता जाता है, हत्ता कि हम एक ऐसे कॉमन एंसेस्टर पर पहुंच जाते हैं जिससे जिंदगी की तमाम शक्लें इवॉल्व हुई हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के इन दोनों दावों का सबूत क्या है? क्या किसी ने जिंदगी को अपनी शक्ल तब्दील करते देखा है? क्या कभी एक नौ से दूसरी नौ बनने का मुशाहिदा किया गया है? और क्या इस बात का कोई सबूत है कि एक जानदार किसी बहुत मुख्तलिफ जानदार में तब्दील हो जाए? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इर्तिका महज एक नजरिया नहीं है, ये फितरत में जारी एक हकीकी अमल है। जानदारों में जेनेटिक तब्दीलियों का जाहिर होना और उनका अपने माहौल से मुताबिकत इख्तियार करना, ये ऐसे हकायक हैं जिन्हें साइंस बारहा मुशाहिदात और तजर्बात के जरिए साबित कर चुकी है। माहौल से मुताबिकत इख्तियार करना जिंदगी के लिए कोई खेल नहीं बल्कि एक जंग है, अपने वजूद के बका की जंग। ये जंग हर जानदार जिस्म मुसलसल लड़ रहा है, और देखा जाए तो ये जंग जिंदगी की पहचान है। बेजान चीजों को अपने वजूद की कोई परवाह नहीं होती। एक गाड़ी को आप चाहे तोड़ दें, जला दें, वो उफ तक नहीं करेगी, लेकिन जिंदा चीजें अपने वजूद से बेनियाज नहीं होती। जिंदा चीजें अपने वजूद की हिफाजत करती हैं। जिंदगी मौत के खिलाफ लड़ती है। जिंदा चीजें अगर मौत के खिलाफ मुजाहमत न करें तो फिर जिंदा होने का कोई मतलब ही नहीं है। मौत के खिलाफ जिंदगी की ये जंग अरबों साल से जारी है। इस जंग में जिंदगी मुसलसल पेशकदमी कर रही है और मौत को पीछे धकेल रही है। मौत के खिलाफ जिंदगी की ये पेशकदमी ही दरअसल इर्तिका है। इर्तिका के जरिए जिंदगी मौत का मुकाबला कैसे करती है, इसका अंदाजा एक मामूली से बैक्टीरिया की मौत के खिलाफ मुजाहमत की मिसाल से लगाया जा सकता है। स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया की एक स्पीशीज है जो इंसानों में बहुत सी बीमारियां पैदा करती है। 1940s में पहली एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन मार्केट में आई। ये दवा स्टेफ ऑरियस के खिलाफ बहुत इफेक्टिव साबित हुई, लेकिन अगले 10-15 साल में स्टेफ ऑरियस ने एक ऐसा एंजाइम बना लिया जो पेनिसिलिन को तोड़कर इसका असर खत्म कर देता था। बैक्टीरिया की इस चाल का तोड़ करने के लिए 1959 में एक और एंटीबायोटिक मेथिसिलिन लॉन्च की गई, लेकिन चंद ही साल में स्टेफ ऑरियस ने मेथिसिलिन का इलाज भी ढूंढ लिया। इस दफा उन्होंने एक ऐसी प्रोटीन इवॉल्व की जो मेथिसिलिन को बैक्टीरिया के साथ जुड़ने नहीं देती थी। इन बैक्टीरिया को MRSA का नाम दिया गया। MRSA का नया डिफेंस सिस्टम इतना जबरदस्त था कि इसने मेथिसिलिन के साथ साथ और बहुत सी एंटीबायोटिक्स को भी फेल कर दिया। MRSA का तोड़ करने के लिए 1980s में वैंकोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन अगले 20 साल के दौरान स्टेफ ऑरियस ने वैंकोमाइसिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। इस दफा इन बैक्टीरिया ने अपनी सेल वॉल का वो स्ट्रक्चर ही बदल दिया जहां वैंकोमाइसिन जाकर बाइंड करती थी। इन बैक्टीरिया को VRSA कहा जाता है। VRSA का पहला केस 2002 में रिपोर्ट हुआ। इस वक्त VRSA के खिलाफ भी बहुत सी एंटीबायोटिक्स मार्केट में मौजूद हैं, और इन दवाइयों के खिलाफ भी स्टेफ ऑरियस में रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया में मुजाहमत का पैदा होना इर्तिका की एक आम मिसाल है। जब भी कोई नई एंटीबायोटिक मार्केट में आती है तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन में जेनेटिक चेंजेस नमूदार होने लगती हैं, और अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसी खासियतें पैदा कर लेते हैं कि वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव नहीं रहती। ताहम इन नई खासियतों के इवॉल्व होने के बावजूद बैक्टीरिया की स्पीशीज चेंज नहीं होती, क्योंकि एंटीबायोटिक के सिलेक्शन प्रेशर को बैक्टीरिया थोड़ी बहुत तब्दीलियों के जरिए बआसानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ताहम अगर माहौल में आने वाली तब्दीली ज्यादा हमागीर हो तो इस सूरत में जिंदा रहने के लिए जानदार को अपनी बहुत सी खासियतों को तब्दील करना पड़ता है। इस सूरत में बसा औकात जानदार इतना बदल जाता है कि वो एक बिल्कुल नई स्पीशीज में ढल जाता है। इस प्रोसेस को स्पीशिएशन कहते हैं। स्पीशिएशन की एक मशहूर मिसाल अमेरिका में पाई जाने वाली सेब की मक्खी है, जो कि पिछले 150 साल के दौरान
होथॉर्न फ्लाई से इवॉल्व हुई। होथॉर्न फ्लाई अमेरिका की एक मकामी मक्खी है जो कि होथॉर्न नामी एक जंगली दरख्त के फल पर अफजाइश करती है। ये मक्खी अपने अंडे होथॉर्न फल के अंदर डिपॉजिट करती है और अंडों से निकलने वाले लार्वा इस फल को खाते हैं। इस कुदरती इकोसिस्टम में एक अहम तब्दीली उस वक्त आई जब सेब का फल यूरोपीय आबादकारों के साथ अमेरिका पहुंचा और वसी पैमाने पर काश्त होने लगा। 1850s के अराउंड कुछ होथॉर्न मक्खियों ने अपने अंडे होथॉर्न के बजाय सेब के फल में डिपॉजिट करना शुरू कर दिए। ये बज़ाहिर एक छोटी सी तब्दीली थी, लेकिन इस तब्दीली के असरात बहुत दूरदराज थे। सेब के पकने का वक्त और मुद्दत होथॉर्न के फल से मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से दोनों तरह की मक्खियों के बालिग होने और मिलाप के मौसम में फर्क आ गया और आहिस्ता आहिस्ता इन मक्खियों का मिलाप कम होने लगा। यूं एक ही नौ से ताल्लुक रखने वाली मक्खियों के दो गिरोह इर्तिका के दो मुख्तलिफ रास्तों पर चलने लगे। 150 साल के अरसे में ये दोनों गिरोह एक दूसरे से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हो चुके हैं। आज सेब की मक्खियों का लार्वा 40 दिन में बालिग होता है, जबकि होथॉर्न मक्खी के लार्वा को बालिग होने में 60 दिन लगते हैं। ये मक्खियां मुख्तलिफ वक्त में नमूदार होती हैं और इनका ब्रीडिंग सीजन भी मुख्तलिफ है। इन मक्खियों की सूंघने की हिस्स भी तब्दील हो चुकी है। सेब की मक्खियां सेब की खुशबू से अट्रैक्ट होती हैं और सेब के फल पर मिलाप करती हैं, जबकि ओरिजिनल मक्खियां होथॉर्न की खुशबू को पसंद करती हैं और होथॉर्न के फल पर मिलाप करती हैं। ये दोनों गिरोह अब भी आपस में ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर इनके दरमियान मिलाप की शरह बहुत कम हो चुकी है। इस तरह की स्पीशीज को इंसिपिएंट स्पीशीज यानी इब्तदाई दर्जे की स्पीशीज करार दिया जाता है, जो कि हमारी आंखों के सामने मुकम्मल तौर पर अलग स्पीशीज बनने के रास्ते पर गामजन है। जानवरों के निस्बत पौधों में नई स्पीशीज बहुत तेजी से बन सकती हैं। पौधों का जिस्मानी ढांचा जानवरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से वो जेनेटिक तब्दीलियों को आसानी से अकोमोडेट कर लेते हैं। इनफैक्ट पौधों में इर्तिका के आम तरीकाकार से हटकर एक सुपर फास्ट एवोल्यूशन भी होती है, जिसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी के दौरान पौधे अपने क्रोमोसोम नंबर को कई गुना बढ़ा लेते हैं और यूं रातों रात एक नई स्पीशीज वजूद में आ जाती है। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉबेरी की जो ओरिजिनल स्पीशीज है, इसमें 7 क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, यानी कुल 14 क्रोमोसोम्स। इस नौ की स्ट्रॉबेरी का साइज काफी छोटा होता है, जबकि बड़े साइज की जो स्ट्रॉबेरी आजकल मार्केट में मिलती है, इसकी स्पीशीज में क्रोमोसोम्स के 2 की बजाय 8 सेट होते हैं, जो कि कुल 56 क्रोमोसोम्स बनते हैं। पॉलीप्लॉइडी इर्तिका का सबसे गैर मामूली मुजाहिरा उस वक्त देखने में आता है जब 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ स्पीशीज अपने अपने क्रोमोसोम्स को यकजा करके एक बिल्कुल नई स्पीशीज बना देती हैं। इसकी एक मशहूर मिसाल वो गंदम है जिसे हम रोटी बनाते हैं। इस गंदम को ब्रेड व्हीट कहा जाता है, जिसका साइंसी नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ब्रेड व्हीट के खलियों में 42 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि दरअसल 3 अलग अलग स्पीशीज से आते हैं। इस इर्तिका का आगाज आज से तकरीबन 5 लाख साल पहले हुआ, जब जंगली घास की 2 अनवा के दरमियान क्रॉस के नतीजे में इनके क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो गए, जिससे एक नई गंदम वजूद में आई जिसे एमर व्हीट कहा जाता है। एमर व्हीट के जीनोम में 28 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें AABB से जाहिर किया जाता है। फिर आज से 10,000 साल पहले एमर व्हीट का मिलाप एक और जंगली घास से हुआ। ये मिलाप भी कुदरती था, लेकिन ये जंगल के बजाय इंसानों के खेतों में हुआ। जिस घास से एमर व्हीट का मिलाप हुआ उसका नाम एजिलोप्स टोशियाई है। टोशियाई के जीनोम में भी 7 क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं, जिन्हें DD से जाहिर किया जाता है। एमर व्हीट और टोशियाई घास के क्रोमोसोम्स के यकजा होने के नतीजे में वो गंदम वजूद में आई जिसे आज हम रोटी या ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इस गंदम का इर्तिका कुदरती तौर पर हुआ था, लेकिन इस इर्तिका को लैब में दोहराया भी जा सकता है। इनफैक्ट गंदम की तीनों आबाई स्पीशीज को मिलाकर सिंथेटिक ब्रेड व्हीट तैयार करना गंदम पर होने वाली साइंसी तहकीक का एक रूटीन प्रोसीजर है। दूसरी तरफ 28 क्रोमोसोम्स वाली जंगली एमर व्हीट से गंदम की एक और किस्म भी इवॉल्व हुई, जिसे ड्यूरम व्हीट कहते हैं। ड्यूरम व्हीट सूजी और पास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। दिलचस्प बात यह है कि एमर व्हीट से ड्यूरम व्हीट
कुदरती तौर पर नहीं बनी, बल्कि इंसानों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए पैदा हुई। अब आइए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के दूसरे दावे पर कि तमाम जानदार आपस में रिश्तेदार हैं। इस वक्त जमीन पर जानदारों की करीबन 87 लाख अनवा मौजूद हैं और जाहिर है कि एक वीडियो में इन तमाम जानदारों के शजरे नस्ब की तफसील बताना मुमकिन नहीं है। सो इस वीडियो में हम इस शजरे नस्ब की सिर्फ एक शाख को डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान से एक खास निस्बत रखती है। इस शाख से ताल्लुक रखने वाले जानवरों को स्टेशियंस कहा जाता है। स्टेशियंस की मशहूर मिसालें व्हेल और डॉल्फिन हैं जो कि पानी में रहती हैं, लेकिन साइंसदान ये दावा करते हैं कि इनका इर्तिका करोड़ों साल पुराने एक ऐसे जानवर से हुआ जो गाय भैंस की तरह का एक 4 टांगों वाला मैमल था और खुश्की पर रहता था। ये दावा एक अनहोनी सी बात मालूम होता है, लिहाजा इस पर यकीन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि साइंसदानों के पास इस दावे के क्या सबूत हैं। व्हेल्स पानी में रहती हैं और बज़ाहिर मछलियों जैसी दिखती हैं, लेकिन वो मछलियां नहीं बल्कि मैमल्स हैं। वो बच्चे पैदा करती हैं। इनके बच्चे प्लेसेंटा में बनते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। व्हेल्स मछलियों की तरह कोल्ड ब्लडेड नहीं बल्कि मैमल्स की तरह वार्म ब्लडेड होती हैं, यानी वो अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। व्हेल्स के जिस्म पर घने बाल तो नहीं होते, लेकिन अक्सर औकात उनके चेहरों पर इंसानों की तरह बारीक बारीक बाल होते हैं। व्हेल्स में मछलियों के जैसे गिल्स नहीं होते बल्कि बाकी मैमल्स की तरह लंग्स होते हैं। इस वजह से वो पानी के नीचे सांस नहीं ले सकती। सांस लेने के लिए उन्हें हवा की जरूरत होती है, जिसके लिए उन्हें वक्फे वक्फे से पानी की सतह पर आना पड़ता है। इनके सर पर मैमल्स के नॉस्ट्रिल्स की तरह के ब्लो होल्स होते हैं जिनके जरिए वो सांस लेती हैं। पानी में तैरने के लिए व्हेल्स में फ्लैप्स होते हैं जो बज़ाहिर मछलियों के फिन्स के जैसे दिखते हैं, लेकिन इन फ्लैप्स को अगर अंदर से देखा जाए तो इनमें बाजू और हाथ का मुकम्मल ढांचा मौजूद होता है, जिसमें ऊपरी बाजू की एक हड्डी, निचले बाजू की 2 हड्डियां, कलाई की हड्डियां, हाथ की हड्डियां और उंगलियों की हड्डियां मौजूद होती हैं। व्हेल्स में टांगे नहीं होती, लेकिन टांगों के मकाम पर कुछ छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हड्डियां दरअसल हिप बोन, थाई बोन और शिन बोन की बाकियात हैं। हिप और थाई के दरमियान एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी मौजूद है। व्हेल्स का फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताता है कि पुरानी व्हेल्स में टांगे मौजूद थी। मिस्र में एक फॉसिल साइट है जिसे वादियुल हितान कहते हैं। 4 करोड़ साल पहले इस जगह पर एक समंदर होता था। आज इस वादी में मादूम हो जाने वाली व्हेल्स के सैकड़ों फॉसिल्स बिखरे हुए हैं। इन मादूम व्हेल्स की एक किस्म बेसिलोसॉरिड कहलाती है जो कि करीबन 4 करोड़ साल पहले जिंदा थी। इस व्हेल का ढांचा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ढांचे के पिछली तरफ छोटी छोटी टांगे हैं जिनमें हिप बोन, फीमर, शिन बोन्स, टखने, पैर और टोज की हड्डियां साफ देखी जा सकती हैं। एक्सटिंक्ट व्हेल्स की एक और किस्म मायासीटस कहलाती है। इस व्हेल का ढांचा बलूचिस्तान की हबीब राही फॉर्मेशन से दरियाफ्त हुआ था। मायासीटस एक समुद्री व्हेल थी, लेकिन जमीन पर भी थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी, इसीलिए मायासीटस को वॉकिंग व्हेल भी कहा जाता है। फिर 1980s में अमेरिका के मशहूर पेलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर फिलिप ने पाकिस्तान के जिला कोहाट के करीब एक अनोखे जानवर की बाकियात दरियाफ्त की जिसे पाकीसीटस का नाम दिया गया। ये जानवर तकरीबन 5 करोड़ साल पुराना था। ये 4 टांगों वाला एक मैमल था जिसकी जिसामत भेड़िए जैसी थी, लेकिन इसके पाँव के आगे पंजों के बजाय छोटे छोटे खुर थे। पाकीसीटस के फॉसिल्स के कई फीचर्स से आइडिया होता था कि वो जानवर जमीन पर जिंदगी गुजारने के बावजूद पानी में रहने के लिए इवॉल्व हो चुका था। इसके पाँव की उंगलियों के दरमियान झिल्लियां मौजूद थीं जो उसे तैरने में मदद देती थीं। इसके सर और चेहरे की लंबूतरी फॉर्मेशन इसे पानी में शिकार करने में हेल्प आउट करती थी। इसकी आंखें सर के ऊपरी हिस्से पर वाक़े थीं, जिसकी वजह से वो तैरते हुए भी अपने इर्द गिर्द नजर रख सकता था। लेकिन सबसे खास बात ये कि जब डॉक्टर फिलिप ने पाकीसीटस के सर का बगौर मुताला किया तो उन्हें उसके कान में वो मखसूस हड्डी भी दिखाई दी जो सिर्फ व्हेल्स और डॉल्फिन्स में पाई जाती है और उन्हें पानी के अंदर आवाजों की डायरेक्शन समझने में मदद देती है। And in modern mammals, those are only found in whales. And why? To enable them to hear in water. इस हड्डी की मौजूदगी ने कंफर्म कर दिया कि पाकीसीटस दरअसल एक व्हेल था। इस दरियाफ्त के बाद पाकीसीटस
वेल्स का सबसे पुराना फॉसिल बन गया। वेल्स का इर्तिका खुश्की पर रहने वाले 4 टांगों वाले मैमल से हुआ, इस दावे का अगला सबूत डीएनए से आता है। डीएनए सेल के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक जानदार का मुकम्मल नक्शा मौजूद होता है। और जिस तरह मुख्तलिफ इंसानों के डीएनए टेस्ट के जरिए हम ये जान सकते हैं कि उनका खूनी रिश्ता कितना करीबी है, बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ जानदारों के डीएनए का कंपैरिजन करके हम ये भी जान सकते हैं कि उनका इर्तिकाई रिश्ता कितना करीबी है। सो जब वेल के डीएनए का मवाजना बहुत से दूसरे जानवरों से किया गया तो पता चला कि जानवरों में वेल का सबसे करीबी रिश्तेदार दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटेमस है। इसका मतलब ये नहीं कि वेल का इर्तिका हिप्पोपोटेमस से हुआ, बल्कि इसका मतलब है कि वेल और हिप्पोपोटेमस का इर्तिका एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ जो तकरीबन 5.5 करोड़ साल पहले जमीन पर रहता था। यही वजह है कि वेल और हिप्पोपोटेमस की बहुत सी खुसूसियात में एक गैर मामूली मुशाबहत पाई जाती है। हिप्पोपोटेमस एक सब्जीखोर जानवर है। इसका स्टमक खानेदार होता है जो कि सब्जीखोर जानवरों के लिए एक आम बात है, लेकिन वेल एक गोश्तखोर जानवर है। इसके बावजूद इसका स्टमक खानेदार होता है जो गोश्तखोर जानवरों के लिए एक गैर मामूली बात है। इसी तरह पुराने जमाने की वॉकिंग वेल्स की टखने की हड्डियां एक खास शक्ल रखती थीं और ऐसी हड्डियां सिर्फ हिप्पोपोटेमस और इनके करीबी रिश्तेदारों में पाई जाती हैं। वेल की तरह हिप्पोपोटेमस के बच्चे भी पानी के अंदर पैदा होते हैं और पानी के नीचे ही फीड लेते हैं। दोनों के जिस्मों पर आम मैमल के बरक्स घने बाल मौजूद नहीं होते और दोनों के टेस्टिकल्स जिस्म के अंदर होते हैं। सो हम देख सकते हैं कि इर्तिका महज एक नजरिया नहीं है। इर्तिका के शवाहिद फितरत में जा बजा मौजूद हैं, लेकिन इन शवाहिद को कबूल करना हमारे ऊपर लाजिम नहीं है। हो सकता है कि हम में ये हौसला नहीं हो कि हम हमारी पसंदीदा कहानियों से बाहर निकलकर हकीकत का सामना कर सकें। तो इस सूरत में हम इन तमाम शवाहिद को रिजेक्ट कर सकते हैं। हम एनाटॉमी को नजरअंदाज कर सकते हैं, फॉसिल्स को झुठला सकते हैं, डीएनए को रद्द कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें सीखने और जानने से दूर रहना होगा। हमें देखती आंखों और सुनते कानों को बंद करना होगा और हमें तरक्की के रास्ते को छोड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।